वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए चीन का मास्टर प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ध्वस्त हो रहा है। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI चीन की $4 ट्रिलियन की वर्ल्ड डोमिनेशन स्कीम है। The BRI is a gigantic plan for a global network of ports, roads, railways, and other infrastructure to connect China to the world. और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अनुसार बेल्ट एंड रोड उन सभी राष्ट्रों के लिए समृद्धि से भरे भविष्य के बारे में था जो इसमें शामिल हुए थे। Belt connects to land, the road moves on the sea. The promise that they hold is joint prosperity. The future's coming now. The belt and road is how. मुझे वो गाना याद आ गया। आप जानते हैं कि आपने भी याद किया था। लेकिन बेल्ट एंड रोड केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है। यह चीन के असली मकसद से सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। Belt and Road Initiative, for example, the PRC is leveraging its overseas investments to force other nations into suboptimal security decisions. I think the One Belt, One Road posture has been a stalking horse to advance Chinese security concerns. A number of these BRI port projects don't seem to make much commercial sense. चीन दुनिया भर में रणनीतिक पैर जमाने के लिए BRI का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ जगहों पर यह कर्ज जाल कूटनीति है, तो अनिवार्य रूप से चीन की नई परिवहन प्रणाली एक ट्रोजन हॉर्स है। जब श्रीलंका अपना चीनी ऋण नहीं चुका सका, यह हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 198 साल तक के लिए पट्टे पर देने पर सहमत हुआ। यह एक गहरे पानी का बंदरगाह है जिसे चीनी नौसैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य देशों में BRI चीन के पक्ष में कमाता है। चीन द्वारा ग्रीस में बड़ा निवेश करने के बाद ग्रीक सरकार ने चीन के मानवाधिकारों के हनन की आलोचना करते हुए यूरोपीय संघ के एक बयान को अवरुद्ध कर दिया, जो उस रोमांटिक कॉमेडी में प्रस्तुत किए जाने पर और अधिक हल्का लगता है, माई बिग फैट ग्रीक ब्राइब टू हेल्प कवर अप एथनिक क्लेंजिंग। चीन ने कहा है कि वो केवल बेल्ट एंड रोड के लिए शांतिपूर्ण इरादे रखता है। अरे ठीक वैसे ही जैसे चीन ने वादा किया था कि वो दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों का पूरी तरह से सैन्यीकरण नहीं करेगा, और फिर वैसे भी किया। हो सकता है कि वे सिर्फ शांति के कृत्रिम द्वीपों का सैन्यीकरण कर रहे हों। 10 वर्षों से बेल्ट एंड रोड ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया पर अपना दबदबा दिया है, लेकिन वो पकड़ अब टूट सकती है। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक के बाद। वापसी पर स्वागत है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI खत्म हो रही है, और यूक्रेन पर रूस का आक्रमण एक भूमिका निभा रहा है। ब्री शिपिंग के लिए एक प्रमुख भूमिगत मार्ग सीधे मॉस्को से होकर जाता था। यह यूरोप के लिए चीन का आसान पहुंच बिंदु था, लेकिन युद्ध छिड़ने के साथ और रूस बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों से दुखी चीन को रूस के चारों ओर अपने माल को घुमाने और बेलारूस, पोलैंड और अन्य देशों में धीमी भूमि मार्गों के माध्यम से यूरोप में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया है, जो कष्टप्रद है क्योंकि क्या आपको पता है कि ट्रोजन हॉर्स में 3 टन करना कितना मुश्किल होता है। चीन ने भी यूक्रेन में काफी निवेश किया है। यह देश को यूरोप के प्रवेश द्वारों में से एक मानता था, जिसे काट दिया गया है। चीन के सरकारी इकोनॉमिक डेली के इस लेख में इस व्यवधान का वर्णन किया गया है। मूल रूप से चीनी शिपमेंट को यूरोप पहुंचने में अधिक समय लग रहा है, और चीन लौटने वाली ट्रेनें अक्सर कोई सामान वापस नहीं ले जाती हैं। मैं समझ गया। हर कोई इन दिनों यूक्रेन में युद्ध को लेकर हर बात को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन देरी के अलावा यूक्रेन पर आक्रमण और रूस पर प्रतिबंधों के कारण श्रम लागत बढ़ रही है। साथ ही साथ बेल्ट एंड रोड के लिए कई अन्य चुनौतियां भी हैं। युद्ध शुरू होने से पहले रूस BRI विकास के लिए शीर्ष स्थान था। संख्या और मूल्य के संदर्भ में 122 परियोजनाओं के साथ $287 अरब का मूल्य था, लेकिन रूस के वैश्विक बैंकिंग प्रणाली से प्रभावी रूप से कट जाने के कारण यह सब खतरे में है। चीन की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी को अपनी रूस परियोजनाओं को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। लेकिन चीन की बेल्ट एंड रोड की समस्याएं सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं हैं। बहुत बड़े मुद्दे दांव पर हैं। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। चीन के बेल्ट एंड रोड से बंधे दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
इससे पहले मैंने बात की थी कि कैसे चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया। खैर, श्रीलंकाई दशकों में सबसे खराब आर्थिक स्थिति का विरोध कर रहे हैं और यह वास्तव में बुरा है। और मेरा मतलब सिर्फ उन विरोध संकेतों से नहीं है जो उन्हें बजट पर बनाने थे। जब अर्थव्यवस्था शौचालय में होती है तो शिल्प की दुकानों पर आपूर्ति के लिए भुगतान करना मुश्किल होता है। Sri Lankan police fired live ammunition and tear gas to scatter protesters on Tuesday, killing at least one person and injuring a dozen more in the central town of Rambukana. It's the first fatality since the largely peaceful protests began weeks ago. Protests have flared up across the country since last month, voicing anger at the government's mishandling of the economy, which has led to shortages of essentials and long power cuts. Demonstrators continued to flood the streets of the capital, Colombo, on Tuesday. We have no electricity. We don't have gas. The price of rice has skyrocketed. We can't make ends meet, so we have no choice but to go out on the streets. We took to the streets to throw this government out. वे परेशान हैं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से संभाला और अनिवार्य रूप से उनका भविष्य लूट लिया। PFFT विशिष्ट सहस्राब्दी। श्रीलंका की आर्थिक परेशानियों का एक बड़ा हिस्सा यह है कि देश रूस और यूक्रेन के साथ व्यापार पर निर्भर था। श्रीलंका का पर्यटन उद्योग विशेष रूप से दोनों देशों पर निर्भर था, लेकिन श्रीलंका की आर्थिक समस्याएं यूक्रेन पर आक्रमण से पहले की हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका पर कुल $35 अरब का कर्ज है, जिसमें से $6 अरब चीनी कंपनियों द्वारा प्रबंधित BRI परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए चीन पर बकाया है। इस साल श्रीलंका को अपने कुल विदेशी कर्ज का $6.9 अरब चुकाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से अपने कर्ज के पुनर्गठन की भीख मांगी थी। चीन ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मानो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर्याप्त घिनौने कामों के लिए जिम्मेदार नहीं थी, अब वे भी लोगों को पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं। शैतानी। अप्रैल की शुरुआत में प्रधानमंत्री को छोड़कर श्रीलंका के सभी कैबिनेट सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। आंदोलनकारी बाज नहीं आ रहे हैं। और देश के प्रभावशाली बौद्ध नेता सरकार को विफल राज्य बता रहे हैं। और आप सरकार की सड़ी गली बात जानते हैं जब वे बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बकवास बातें कर रहे होते हैं। अंततः यह श्रीलंका में चीन के सभी निवेशों को उड़ा सकता है। और यह सिर्फ श्रीलंका नहीं है। BRI निवेश के लिए इंडोनेशिया एक अन्य केंद्र बिंदु रहा है। वहां के लोग भी संदिग्ध हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि वे चीन को बिना सेंसर किए देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के इस हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि इंडोनेशिया के लोग चीन और विशेष रूप से चीनी निवेश के बारे में संदेह कर रहे हैं। इसमें से बहुत कुछ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के साथ करना है। इसकी लागत $5.50 बिलियन थी और 26 वर्षों में टूट भी गई थी। अब इसकी लागत लगभग $8 बिलियन और 40 वर्षों में टूट जाएगी। यदि आप सोच रहे हैं, हाँ, यह सचमुच द सिम्पसन्स के एक एपिसोड की साजिश थी। न केवल चीनी शासन भ्रष्ट है, वे साहित्यकार भी हैं। इंडोनेशिया अब चीन से कह रहा है कि लगभग $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत में वृद्धि का 75% वित्तपोषित करें। चीन पहले ही रेलवे में अरबों डॉलर डाल चुका है। अगर इंडोनेशिया इस परियोजना को रद्द करने का फैसला करता है तो चीन को इंडोनेशिया से ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिर कजाकिस्तान है। क्या हम यह पता लगाने वाले हैं कि CCP ने फिल्म से कुछ चुराया है? बोराट भी? ओह, यह उनकी अब तक की सबसे बुरी घृणा हो सकती है। चीन की तीनों मध्य एशियाई गैस पाइपलाइन कजाकिस्तान से होकर गुजरती हैं। कजाकिस्तान में चीन ने मुख्य रूप से अपने आकर्षक ऊर्जा क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया है और देश को बेल्ट एंड रोड पहल के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया है, और यह जनवरी में वापस कजाकिस्तान था। Tonight, Kazakhstan's violent protests spiral even further out of control as thousands take to the streets, furious over rising fuel prices and government corruption. चीनी कंपनियों पर उस भ्रष्टाचार में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि दूसरे देशों में भी भ्रष्टाचार चीन में बनता है। संयोग से हंटर बिडेन ने एक चीनी ऊर्जा फर्म और कजाक के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ $120 मिलियन का तेल सौदा करने की कोशिश की थी। रुको, हंटर बिडेन, चीनी ऊर्जा फर्म, विदेशी नेता। अरे, मुझे अभी अभी भ्रष्टाचार बिंगो मिला है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और विश्व स्तर पर विरोध प्रदर्शनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। बेल्ट एंड रोड पहल से दुनिया को अपने नियंत्रण में करने का चीन का सपना धराशायी होता दिख रहा है।
जो निष्पक्ष होना अंततः ढहना चीनी बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है। और हम आपके सहयोग के बिना यह शो नहीं बना सकते। इसलिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पेट्रियन या स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया समुदाय में योगदान करने वाले सभी लोगों के लिए धन्यवाद के रूप में हम आपके एक प्रश्न का उत्तर देंगे। आज का प्रश्न लोकल्स पर क्रिस्टल ड्रैगन 402 से आता है। चीन में संपत्ति बाजार को हाल ही में नजरअंदाज कर दिया गया है। क्या सीसीपी के पास अभी भी ताइवान के खिलाफ ब्लिट्जक्रेग के अलावा किसी और चीज के लिए फंड उपलब्ध है? दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बंद है और यह जितना लंबा चलता है चीनी अर्थव्यवस्था उतनी ही कम स्थिर होती जाती है। वैसे यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्रिस्टल ड्रैगन, जैसा कि हमने हाल के कई प्रकरणों के बारे में बात की है, चीन की शून्य कोविड नीति चीनी अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कहर बरपा रही है। और यह सिर्फ शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में मंदी नहीं है जो समस्याएं पैदा कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का धीमा पतन चीनी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। साथ ही एवरग्रांडे के नेतृत्व में अचल संपत्ति संकट है। अगर वास्तविक आर्थिक तबाही होती है तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी क्या करेगी? यह ताइवान पर आक्रमण की प्रेरणा हो सकती है, शांति के उनके सैन्यकृत कृत्रिम द्वीपों में से एक से, मुझे यकीन है। लोगों को दूसरे संकट से विचलित करने के लिए संकट जैसा कुछ नहीं, लेकिन यह एक डरावनी बात है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ी तबाही पर कैसे प्रतिक्रिया देगी? एक शासन जो मानव जीवन पर कोई मूल्य नहीं डालता है। जब वे हताश होते हैं तो क्या करेंगे? शायद कुछ ऐसा जिसकी आप और हम जैसे सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद क्रिस्टल ड्रैगन। और अगर आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए केवल $1 प्रति एपिसोड चाहिए। patreon.com/China Uncensored पर जाएं या अधिक के लिए chinauncensored.locals.com। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। फिर मिलते हैं।